हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल है डीपी बायोलॉजी पॉइंट पर। पिछले वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे थे भी जेनेटिक्स के बारे में, यानी शुरू किया था हमने 12वीं का एक टॉपिक है जेनेटिक्स। ठीक है, तो उस टाइम में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भी कि आनुवंशिकता क्या होती है, आनुवंशिकता से संबंधित जो नियम है या प्रयोग है वो किसके द्वारा किए गए। ठीक है, और लास्ट में हमने छोड़ा था कहाँ पर है, आनुवंशिकता से संबंधित शब्दावली पर। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं अभी उसी से आगे, आनुवंशिकता से संबंधित शब्दावली। आनुवंशिकता से संबंधित है शब्दावली। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो शब्दों के बारे में। पहला पढ़ा हमने जीन या कारक, जीन या कारक। ठीक है, इसको अब हम जीन कहते हैं, लेकिन मेंडल के समय में जब आनुवंशिकता पर प्रयोग किए जा रहे थे उस टाइम क्या था भी, इसको जीन नहीं कहा जाता था, इसको सिर्फ एक कारक माना जाता था जो क्या करता है भी, जो माता पिता के या जनक के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में क्या करता है, स्थानांतरित। ठीक है, लेकिन बाद में जोहानसन ने इसी कारक को क्या नाम दिया था, जॉनसन ने इसको क्या नाम दिया था, जीन नाम दिया था भी। ठीक है, हमने पीछे ये पढ़ा भी कि जीन क्या होता है। जीन डीएनए की सबसे छोटी इकाई होती है भी, जो आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण का काम करता है भी। ठीक है, इसी प्रकार जीन क्या भी किस पर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में। किस पर है, ये एक कोई भी गुणसूत्र मान के चलते हैं भी, तो ये इसके ऊपर जीन कौन से क्रम में है, रेखीय क्रम में। ठीक है, इसी प्रकार ये ध्यान रखना भी, एक जीन क्या करता है, एक लक्षण का निर्धारण करता है। एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए क्या होता है, विशिष्ट या विशेष होता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा हमने क्या पढ़ा था, गुणसूत्र, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। ठीक है, अब गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र क्या है, आनुवंशिकता के भाग कहलाते हैं भी। यानी गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, कोशिका का जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है उसमें क्या भी धागे के समान संरचनाओं का जाल पाया जाता है। उस जाल को हम क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं, और जो क्रोमेटिन जालिका है वो किससे मिलकर बनी होती है, क्रोमोसोम या गुणसूत्रों से। ठीक है, और स्वयं गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है, वो होता है किससे, स्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए मिलकर किसका निर्माण करता है, गुणसूत्र का। अब इनको हम आनुवंशिकता का वाहक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं भी, जीन को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का काम करते हैं भी। जबकि जीन क्या करता है, आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करता है भी। यानी आनुवंशिक लक्षणों को आगे भेजने का काम कौन करता है, गुणसूत्र करता है। इसी कारण इनको हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता का वाहक, का वाहक। प्रश्न आया भी कंपटीशन में, कई बार कंफ्यूजन होता है भी। प्रश्न क्या आता है कि निम्न में से आनुवंशिकता का वाहक होते हैं, तो वहां पे दोनों ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको, गुणसूत्र भी मिलेगा और जीन भी मिलेगा। और हम गलती क्या करते हैं भी, आनुवंशिकता का वाहक किसको मानते हैं भी, जीन को। जबकि जीन होता क्या है, जो जीन है वो क्या करेगा, सिर्फ आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करता है, जबकि गुणसूत्र क्या करता है, आनुवंशिक लक्षणों को आगे स्थानांतरित करने का काम करता है। यानी आनुवंशिकता का वाहक कौन होता है, गुणसूत्र होता है, जबकि जीन क्या होते हैं, निर्धारक होते हैं। क्या होते हैं, निर्धारक भी। ठीक है, अब देखो भी आगे आगे वाला शब्द हम करने जा रहे हैं। तीसरा शब्द हम लेंगे एलील। तीसरा शब्द कौन सा है, एलील, या इसको हम बोलते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। यानी अभी हमने पढ़ा भी जीन आनुवंशिकता का निर्धारक होता है भी। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा भी एक जीन होता है वो एक ही लक्षण को निर्धारित करने के लिए क्या होता है, शुद्ध होता है या विशिष्ट होता है भी। ठीक है, तो जो एक लक्षण को निर्धारित करता है जीन, उसके दो वैकल्पिक प्रकार पाए जाते हैं। कितने, या उसके दो विकल्प होते हैं, या इसकी दो अवस्थाएं होती है। यानी
एलील किसे कहेंगे भी, एक जीन की दो वैकल्पिक अवस्थाओं को, एक जीन की दो वैकल्पिक अवस्थाओं को एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें भी, उदाहरण के तौर पर जैसे टी या टी, एक ही लक्षण है, यानी ये जो आपके सामने जीन है ये लंबाई का जीन है, किसका, लंबाई का जीन, और इस लंबाई के दो विकल्प होते हैं भी, एक तो बड़ा टी जो लंबाई यानी लंबा लक्षण को प्रकट करता है, जबकि दूसरा कौन सा है, बोना, ये बोना और ये लंबा, यानी कैपिटल टी है वो तो लंबाई को या लंबे लक्षण को प्रकट करता है, जबकि छोटा टी है वो इसको बोने लक्षण को प्रकट करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जीन एक ही है लंबाई का, लेकिन इसके कितने विकल्प हो गए, दो, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एलील या युग्म विकल्पी। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें भी, यदि जीन यदि कौन सी अवस्थाओं में, डिप्लॉइड अवस्था में, जीन यदि, ये तो सिंगल है भी, क्या है, हैप्लॉइड या एगुणित है भी, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी क्या है, हैप्लॉइड। यदि ये डिप्लॉइड या द्विगुणित अवस्था में हो, कौन सी अवस्था में, द्विगुणित, तो उस टाइम ये दो प्रकार का हो सकता है भी, यानी हम कह सकते हैं भी द्विगुणित अवस्था में जो एलील है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समयुग्मजी, क्या होता है, समयुग्मजी, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, होमोजाइगस। ठीक है, दूसरा होता है विषम युग्मजी, या इसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस, 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 जाइगस। ठीक है, समयुग्मजी का मतलब क्या होता है, जब जीन होता है वो द्विगुणित अवस्था में और दोनों विकल्प उसके क्या हो, समान हो, एक ही प्रकार के। जैसे हम मान के चले भी, एक टी है और ये भी टी है, यानी एक जीन है कौन सी अवस्था में है, द्विगुणित अवस्था में, और इसके दोनों विकल्प क्या है, समान है, क्या है, समान, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। इसी प्रकार ये ले लो, यदि ये भी दोनों समान हो तो ये भी क्या है, समयुग्मजी, क्या है, समयुग्मजी। ठीक है, और यदि क्या हो भी, द्विगुणित जीन की दोनों अवस्थाएं या दोनों विकल्प क्या हो, भिन्न भिन्न, उस टाइम हम क्या करेंगे, जैसे एक ये है दूसरा ये है, जीन तो द्विगुणित है लेकिन दोनों अवस्थाएं या दोनों विकल्प इसके क्या है, भिन्न भिन्न है, इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस, क्या बोलते हैं, विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस। ठीक है, आइए इतनी बात समझ में। अब देखो भी तीसरा शब्द हम देख रहे हैं अभी, 4 नंबर शब्द कौन सा है, 4 नंबर शब्द हम ले रहे हैं अभी, जीनोटाइप, जीनोटाइप, या इसको बोलते हैं जीन पर रूप, क्या बोलते हैं, जीन पर रूप। ठीक है, अब जीन पर रूप क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि युग्म विकल्पी, एक जीन की दो अवस्थाएं होती है, और दोनों को यदि हम किस रूप में दर्शा दें, संकेत के रूप में, किस रूप में, यदि युग्म विकल्पी की दोनों अवस्थाओं को यदि हम किस रूप में दर्शा दें, संकेत के रूप में, तो उनको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। जैसे टी और टी, ये शुद्ध समयुग्मजी, लंबा है भी, ठीक है, इसी प्रकार एक ये शुद्ध समयुग्मजी बोना होता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम विषम युग्मजी को दर्शाए तो इस प्रकार दर्शाया जाता है भी। कहने का मतलब, जब हमें युग्म विकल्पी को किस रूप में दर्शाएं, संकेत के रूप में, यानी जीन की दोनों अवस्थाओं को यदि हम संकेत के रूप में दर्शाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप या जीन पर रूप, क्या कहते हैं, जीनोटाइप या जीन पर रूप। 5 नंबर देखो भी, एक है फिनोटाइप,
फिनोटाइप, ये इसको बोलते हैं लक्षण प्ररूप, लक्षण प्ररूप। ठीक है, लक्षण प्ररूप क्या होता है? यानी कोई भी जीव होता है, जैसे कोई भी प्लांट हो या कोई भी जीव, उसको बाहर से देखने पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी जो दृश्यमान है, उसको हम क्या कहेंगे? लक्षण प्ररूप। जैसे बाहर से देखने पर हम लंबाई का अवलोकन करें कोई पेड़ की, तो यदि लंबा है या बोना है तो उसको हम क्या कहेंगे? जैसे कोई पेड़ लंबा है या बोना है तो उसको हम क्या कहेंगे? लक्षण प्ररूप। कोई पेड़ का रंग कैसा है या पुष्प का रंग जैसे लाल है या पुष्प का रंग व्हाइट है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? लक्षण प्ररूप। यानी वे लक्षण जो बाहर से स्पष्ट दिखाई देते हैं या प्रकट होते हैं या जिनको हम देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप। क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप। ठीक है, यानी जीवों के बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण, देने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप, फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप। ठीक है, छठा शब्द अपने पास आ रहा है अभी, प्रभावी। प्रभावी, इफेक्टिव। प्रभावी क्या होता है? यानी जब हम क्या करें भी, कोई भी, जैसे मान के चलो भी हम संकलन करवा रहे हैं या आपके सामने बहुत सारे प्लांट है भी, छोटे बड़े, ठीक है, और उन बहुत सारे प्लांट में से आपको जो दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है या जो स्पष्ट हो रहा है, वो तो प्रभावी होता है। जो दिखाई नहीं दे रहा है या दब गया है या स्पष्ट नहीं हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? अप्रभावी। यानी प्रभावी हो रहा है, प्रभावी हम देखें तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को हम देखें तो क्या होगा? वे लक्षण जो आपको दिखाई दे रहे हैं या आपको स्पष्ट हो रहे हैं, ठीक है, या प्रकट हो रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? प्रभावी। और जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? अप्रभावी। जैसे आपके सामने कोई पेड़ है और इस पेड़ पे क्या भी पुष्प लगे हुए हैं और पुष्प का रंग लाल और व्हाइट, लेकिन आपको सिर्फ कौन सा दिखाई दे रहा है? लाल। तो लाल वहां पे क्या है भी? प्रभावी, और व्हाइट वहां पे क्या है? अप्रभावी। ठीक है, जो दिखाई देता है वो प्रभावी, जो नहीं दिखाई देता है वो अप्रभावी। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें भी, एक शब्द आता है भी, एक संकर। एक संकर संकरण। एक संकर संकरण क्या होता है? एक का मतलब एक और संकर का मतलब है संकर संतति होती है किसके बाद या किस क्रिया में बनने वाली संतति संकर होती है? वो होती है संकरण के बाद बनने वाली संतति क्या होती है? संकर होती है। तो एक मतलब है जब हम क्या करें भी, एक जोड़ी युग्म विकल्पी, यानी ऐसा संकरण या ऐसा प्रयोग जिसमें हमें एक जोड़ी युग्म विकल्पियों का संकरण करवा रहे हैं, या जब एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य संकरण करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक संकरे संकरण। ठीक है, जैसे हम देखें भी, एक लक्षण ले रहे हैं भी, कौन सा? लंबाई का। कौन सा? लंबाई, लंबाई का। ठीक है, और इसके जीनोटाइप क्या है भी? ये वाला, ये दोनों जीनोटाइप है। इसकी दो अवस्थाएं, दो प्लांट है, लक्षण एक ही है लेकिन अलग अलग प्लांट है, एक बोना है एक लंबा है। इनके मध्य जब हम क्या करवाएं? संकरण करवाएं तो वो कौन सा संकरण होगा? कौन सा संकरण? वो होगा एक संकरे संकरण। एक संकरे संकरण। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें भी द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण में मतलब दो, यानी या तो हमने कितने जोड़ी लक्षण लिए थे भी? एक ही युग्म विकल्पी के मध्य संकरण करवाया था भी, लेकिन अब द्विसंकर डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या करेंगे? हमें दो जोड़ी युग्म विकल्पियों, यानी दो युग्म विकल्पी लेंगे। एक तो ले ले, जैसे हम ले रहे हैं भी यहाँ पे, एक तो पादप के अंदर जो बीज होता है उसका आकार ले रहे हैं अभी गोल। ठीक है,
दूसरा हम ले रहे हैं भी उसका रंग पीला, और इसका विपर्यसी लक्षण क्या है या युग्म विकल्पी क्या होगा, झुर्रीदार व हरा। हरा यानी यहाँ पे क्या है भी, यहाँ पे तो लंबाई का लक्षण लिया था, यहाँ पे हमने आकार का और रंग दो लक्षण लिए, यानी दो युग्म विकल्पियों के मध्य या दो युग्म विकल्पियों को लेकर जो प्रयोग या संकरण किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, द्विसंकरी संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आई बात इतनी समझ में। उसके बाद देखो आगे वाला शब्द, आगे वाला शब्द करेंगे भी, हमें एक शब्द आता है भी F1PD। F1PD है, इसको हम बोलते हैं भी प्रथम संतानीय पीढ़ी। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन यानी F1PD। यानी F1PD क्या होगा, जब हम संकरण करवाते हैं युग्म विकल्पियों के मध्य, जैसे हमने करवाया थोड़ी देर पहले कि एक शुद्ध लंबा पादप लिया और एक शुद्ध बोना, इन दोनों के मध्य जब हम संकरण करवाते हैं या युग्म विकल्पियों के मध्य संकरण करवाने पर जो संतति प्राप्त होती है वो कौन सी संतति होगी, F1PD। कौन सी, F1PD। यानी हमने करवाया भी एक शुद्ध लंबा पादप लिया, एक शुद्ध बोना पादप लिया, इनसे जो संतान प्राप्त होगी, जैसे ये प्राप्त हुआ है हमें, तो ये कौन सी पीढ़ी की संतान है, वो है भी F1PD की। कौन सी की, F1PD की, ये F1PD है भी। इसी प्रकार हम बात करें भी, एक होती है भी F2PD। कौन सी, F2PD। F2PD क्या होती है, हमने जो F1PD में संतानें प्राप्त की है उनका पुनः हम क्या करवा दें, स्व निषेचन या स्व परागण। क्या करवा दें, स्व निषेचन या स्व परागण। जैसे हमें ये प्राप्त हो रही है भी, तो दो ऐसे पादपों के मध्य हम पुनः क्या करवा दें, क्रॉस। इससे जो संतान प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, F2PD की। कौन सी, F2PD। यानी फर्स्ट पीढ़ी या F2PD तो क्या, F1PD तो क्या होती है, जब युग्म विकल्पियों के मध्य संकरण करवाते हैं तो जो पीढ़ी प्राप्त होती है वो F1PD होती है, और F1PD के मध्य या F1PD की संतानें होती है, संततियां होती है, उनके मध्य पुनः हम क्या करवा दें, स्व परागण करवा करें, जो पीढ़ी प्राप्त करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, F2PD। ठीक है, उसके बाद देखो आगे वाला शब्द क्या होता है, आगे वाला शब्द, आगे वाला शब्द देखो भी, एक होता है आपका प्रतीप संकरण। प्रतीप संकरण या इसको बोलते हैं हमें BCT, यानी फुल फॉर्म इसकी देखें तो बैक क्रॉस टेस्ट। क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस टेस्ट यानी प्रतीप संकरण। इसका मतलब क्या होता है, जब आपने क्या किया भी, जब युग्म विकल्पियों के मध्य संकरण करवाकर आपने F1PD प्राप्त की, या कोई दो जनकों के मध्य हमने क्या किया भी, संकरण करवाया, ठीक है, तो उनसे F1PD प्राप्त की, और F1PD की संततियों का पुनः किसी भी जनक के साथ, चाहे वो क्या हो, प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, यानी F1PD की संततियों का पुनः जनकों के साथ संकरण करवाना, यानी हम यहां लिख सकते हैं भी F1PD की संततियों का पुनः जनकों के साथ संकरण, जनकों के साथ जो संकरण करवाया जाता है उसे BCT कहते हैं या प्रतीप संकरण कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं भी,
जनक लिए भी एक शुद्ध लंबा लिया, एक शुद्ध बोना, या एक प्रभावी लिया, एक अप्रभावी, दोनों के मध्य संकरण करवाने पर जो विषम युग्मजी संतति प्राप्त होती है उसका हम पुनः या तो प्रभावी के साथ करवा दें या अप्रभावी के साथ। दोनों स्थितियों में उसको हम क्या कहेंगे, बीसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीसीटी। ये होता है भी आगे दो प्रकार का, यानी दो प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो होता है टीसीटी, एक होता है ओसीटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस टेस्ट, और इसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस टेस्ट। आउट क्रॉस टेस्ट और ओसीटी। ठीक है, अब देखो टीसीटी का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे करके देख रहे हैं, ये जनक है दो, दोनों के मध्य यानी पहले अर्धसूत्री विभाजन करवाया, युग्मक हमने बनाए, फिर हमने क्या किया, दोनों के मध्य संकरण करवाया, तो क्या प्राप्त हुआ भी, F1PD। इस F1PD का जब हम क्या करें भी, शुद्ध अप्रभावी के साथ, यदि शुद्ध अप्रभावी के साथ यानी इसके साथ हम करवा दें तो वो तो होता है टीसीटी। क्या होता है, टीसीटी। और शुद्ध प्रभावी के साथ हम करवा दें वो होता है ओसीटी। यानी जब F1PD की संतति का पुनः संकरण हम प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो वो तो होता है ओसीटी या आउट क्रॉस टेस्ट। और जब हम F1PD की संतति का पुनः संकरण करवाते हैं किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ, तो उसको हम बोलते हैं टीसीटी। क्या बोलते हैं, टीसीटी। ओके, ठीक है, आई बात इतनी समझ लें। चलो आगे करेंगे भी बाद में, कल करेंगे, आज तक इतना ही।